चलिए तो कैसे हैं आप लोग। आज से हम लोग बाबू देखेंगे सॉलिड स्टेट के बारे में। पिछले क्लास में हमने सॉलिड स्टेट को शुरू किया था, उसके बारे में कुछ हम लोग बेसिक पॉइंट जाने थे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट था। साथ में हमने बताया था कि फिजिकल केमिस्ट्री में हमको क्या क्या पढ़ना है, यानी हम सिलेबस बताए थे कि 12th में हमको फिजिकल केमिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर हमारे एग्जाम में कितने मार्क्स से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उससे रिलेटेड हम लोग चैप्टर वाइज काम करेंगे। एक बात और आपसे कहना चाहते हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं तो साथ में नोट्स तैयार करें। नोट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। आप अगर नोट्स ले लेते हैं ना, अगर खरीद लेते हैं सिर्फ नोट्स लिखा हुआ, तो उससे आपको कोई फ़ायदा उतना नहीं होगा जितना आप इस वीडियो को देखकर अगर नोट्स बनाते हैं तो आपको हर एक पॉइंट समझ में आएगा, आपको हर एक बात समझ में आएगा और बिल्कुल उसी तरह से पढ़ाएंगे जिस तरह से आपको क्लास में पढ़ाई होता है या क्लास में पढ़ाया करते थे। आपको बिल्कुल समझा कर पढ़ाएंगे। हर एक पॉइंट को आपको तक इतने बेहतर तरीके से पहुंचाने का कोशिश करेंगे ताकि आपको लगे कि नहीं, हमको क्लास से बेहतर क्लास यहीं से मिल रहा है। तो आप लोग क्लास में जुड़े रहे हैं अच्छे से। इसको पढ़ाई करने के लिए आप साथ में नोट्स बनाते रहें, जो HW दे वो बनाकर दिखाते रहें, क्यूज वगैरह में भाग लें, टेस्ट वगैरह में भाग लें और इस चैनल को थोड़ा सा इंक्रीज करें ताकि और भी स्टूडेंट जुड़ें तो मज़ा आए पढ़ने में। ठीक है, तो बाबू अब हम लोग शुरू करते हैं आज का लेक्चर यानी सॉलिड स्टेट के बारे में। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर छोटा सा पॉइंट एक बार फिर से हम बताना चाहेंगे, सॉलिड क्या है, यानी इसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू, ठोस। ये ठोस आखिर है क्या, पिछले क्लास में भी हम इसको बताए थे और ये आप बचपन से जानते हैं, यानी 9th क्लास से आप ठोस के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, अभी तक पढ़ रहे हैं और आज भी पढ़ेंगे। ये ठोस है क्या, तो बाबू इसको जब हम लोग छोटा थे तो उस समय हमको पढ़ाया जाता था कि वैसा पदार्थ या वैसा वस्तु जिसका आकार और आयतन निश्चित होता हो। ठीक है, जिसका वॉल्यूम और शेप डिफिनिट होता हो, निश्चित होता हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ठोस कहते हैं। देखिए हर एक बात को समझने का कोशिश कीजिएगा। हम क्लास थोड़ा सा स्लो यानी क्लास की तरह लेकर चलेंगे, फास्ट नहीं, ताकि आपको हर एक पॉइंट समझ में आए और नोट्स भी आसानी से बना पाए। तो क्या होता है बाबू, आकार और आयतन यानी आकृति और आयतन दोनों निश्चित होता है, उससे हम लोग ठोस कहते हैं। ये बात हमने छोटा से ही पढ़ते आ रहा है और जब हम इसको पढ़ते थे तो सर आपको एक छोटा सा चित्र बनाकर शायद दिखाते होंगे, जो नहीं दिखाते होंगे वो अब से दिखाने लगेंगे, लेकिन बहुत सारे क्लास में आपको ये देखने को मिला हो, जरूर मिला होगा। तो इसी को हम लोग ठोस कहते थे, यानी सर आपको बताते थे कि बाबू ये देखने में क्या है, ठोस है, यानी ये हमको क्या दिख रहा है, सॉलिड दिख रहा है और सॉलिड है भी। अब कैसे जानेंगे कि सॉलिड है, तो आपको यहाँ पे बताया गया कि जिसका आकार और आयतन निश्चित होता है वो ठोस कहलाता है। अब आकार और आयतन निश्चित होने के पीछे वजह क्या है, वजह क्या है, तो बाबू जब इसके कण आपस में सटे सटे होंगे तो जब तक हम उस पे अलग से कोई दाब या उस पे कोई ताप नहीं लगाते हैं उसमें कोई भी बदलाव होने वाला नहीं है। जैसे में अगर आप इसको देखें तो ये आपको ठोस की तरह दिखाई दे रहा है, तो इसके जो कण हैं बारीकी से एक दूसरे से इतने मजबूती से सटे हुए हैं कि सामान्य ताप और दाब पर इसमें कोई भी परिवर्तन होने वाला नहीं है। इसके स्थान में परिवर्तन कर दीजिए लेकिन इसके आकार और इसके आयतन में कोई भी परिवर्तन होने वाला नहीं है। मान लेते हैं कि इसको हम यहाँ पर रखते हैं तो इसका जो आकार है कुछ इसके जैसा दिखाई देता है और इसका जितना आयतन वो जगह यहाँ पे ले रहा है। अब अगर हम इसको यहाँ से हटाकर अगर यहाँ पर रख दें तो फिर भी बाबू जैसा पहले दिख रहा था वैसा ही अभी दिख रहा है, जितना स्थान पहले ले रहा था उतना ही स्थान अभी भी ले रहा है, यानी इसमें कोई भी खास चेंजिंग होने वाला नहीं है सामान्य रूप से। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, ठोस कहेंगे। अब क्यों एक जगह से दूसरी जगह ले जाने पर भी इसमें बदलाव नहीं होता है, क्योंकि इसके जो कण होते हैं ना बाबू इतने बारीकी से सटे होते हैं, इतने मजबूती से सटे होते हैं, इतने प्रबल ढंग से सटे होते हैं कि उसको हम लोग नहीं तोड़ पाते हैं, यानी सामान्य ताप और दाब पर हम उसमें कोई भी बदलाव नहीं ला पाते हैं। तो आपको ऐसा देखने को मिला था। अब यहाँ पर सब एक दूसरे से सटा सटा है तो हम इधर से अगर प्रेशर डालेंगे तो ये इसको धक्का देगा, 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 लेकिन कोई हिलने वाला नहीं है क्योंकि किसी के बीच में कोई भी स्थान खाली नहीं होता है।
ये बात आपको समझ में आ गया। अगर आप एक ईंटा में मान लेते हैं, एक ईंटा है, अगर हम इसके ऊपर उंगली डालते हैं, प्रेशर डालते हैं, तो क्या ईंटा के कण नीचे जाता है? नहीं जाता है। लेकिन अगर हम यही काम को एक छोटे से मिट्टी जो गीला मिट्टी होगा उसको हम गोल कर दें, उसको हम यहाँ पे रख दें और ऊपर से प्रेशर डालें, तो बाबू इसका कुछ ना कुछ कण अंदर जाता है कि नहीं जाता है? जाता है। लेकिन दोनों के दोनों ठोस हैं, दोनों को अगर हम एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाएंगे तो उसमें कोई भी बदलाव नहीं आएगा। लेकिन अलग से हम कोई उससे ज़्यादा प्रेशर डालेंगे तो इसमें बदलाव आएगा। अब ये क्यों दब रहा है? क्योंकि ये हमारा हाथ का प्रेशर इसके तुलना में, यानी इसको ये झेल नहीं पा रहा है, ज़्यादा हो जा रहा है। अब ज़्यादा क्यों हो रहा है? क्योंकि मिट्टी गीला है। जब मिट्टी गीला है बाबू, तो मिट्टी में धूल कण है, तो धूल कण के बीच में पानी भी है, और पानी क्या है बाबू? द्रव है, यानी उसमें द्रव भी मिला हुआ है। तो द्रव का कण तो थोड़ा सा गैपिंग होता है, यानी हटा होता है, जिसके कारण हम पानी में उंगली भी डालते हैं तो चल जाता है। तो वही बात यहाँ पे होता है कि जब पानी मिट्टी के साथ मिला होता है तो कुछ ना कुछ मात्रा पानी का उसमें रहता है जो उसके स्थान को छेक के रहता है। तो जब हम उस पर डालते हैं बाबू तो वो उसको नहीं झेल पाता, यानी उसके तुलना में उसका जो दाब होता है वो नहीं झेल पाता है और उंगली उसमें धंस जाता है। तो ये सब वाला बात बाद में करेंगे, लेकिन अभी हमको जो इससे बताना था वो हमको दिखाना है। यानी आप इसमें क्या देख रहे हैं? आप देख रहे हैं कि दो कण आपस में काफी बारीकी से सटे हुए हैं, यानी दोनों के बीच में जो स्थान होता है न के बराबर होता है। अगर आप एक ईंटा में देखते हैं तो उसमें क्या कण आपको अलग अलग दिखाई देते हैं? नहीं, सब एक दूसरे से सटे हुए दिखाई देते हैं। इतने सटे हुए दिखाई देते हैं कि हम उसको देख भी नहीं पाते हैं कि इसके बीच में कोई खाली स्थान है या नहीं है, एकदम न के बराबर होता है। तो यहाँ पर भी आपको वही दिखाई दे रहा है कि इसके बीच का, यानी इसके दो कणों के बीच का जो स्थान है बिल्कुल न के बराबर है। तो जो आंतरिक कण होते हैं, जो किसी वस्तु के कण होते हैं, उसे हम कौन सा कण कहते हैं बाबू? उससे हम लोग कहते हैं अंतराण्विक, यानी अंतरा अणु, यानी अंदर के अणु। अणु कौन हो सकते हैं? ये अणु को छोड़िए ना, इसको कण डायरेक्ट बोलिए। एक कण अणु भी हो सकता है, परमाणु भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उससे हमको कोई मतलब नहीं। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अंतराण्विक दूरी को ही हम लोग स्थान भी कहते हैं। अब ये अंतराण्विक दूरी या स्थान क्या है? तो अंतराण्विक कहने का मतलब अंदर का अणु, और दूरी कहने का मतलब उसके बीच का दूरी। यानी हम इसको अगर आसानी से डिफाइन करना चाहें अंतराण्विक दूरी या स्थान को, तो हम कह सकते हैं कि दो कणों के बीच का दूरी या दो कणों के बीच का स्थान अंतराण्विक स्थान या अंतराण्विक दूरी कहलाता है। समझ में आ रहा है? किसी भी दो कणों के बीच का दूरी या स्थान उसका अंतराण्विक स्थान या अंतराण्विक दूरी कहलाता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि दो कणों के बीच में कोई भी स्थान है? नहीं है, बिल्कुल न के बराबर है। यानी इसका जो अंतराण्विक दूरी है बाबू, अंतराण्विक दूरी एकदम नगण्य है, यानी न के बराबर है। आप लोग एकदम आराम से पढ़ते चलिएगा, ठीक है? नगण्य है यानी न के बराबर है। तो इसका एक और डिफिनेशन बन जाएगा, क्या बनेगा? यानी वैसा वस्तु या वैसा पदार्थ जिसका अंतराण्विक दूरी नगण्य हो। क्या हो? नगण्य हो, ठोस कहलाता है। फिर से सुन लीजिए, वैसा पदार्थ जिसका अंतराण्विक दूरी नगण्य हो क्या कहलाता है? ठोस कहलाता है। अब अगला एक और इससे बन सकता है, जब ये नगण्य होगा बाबू तो कन्फर्म है कि सब आपस में बहुत ही मजबूती से जुटा होगा। तो जब मजबूती से जुटा होगा तो इसके कण के बीच में बल भी बहुत ज्यादा होगा, यानी इसका अंतराण्विक बल। अब अंतराण्विक बल क्या है? तो भाई सेम प्रोसेस, दो कणों के बीच का बल उसका अंतराण्विक बल कहलाएगा। कल के क्लास में हमने बताया था। तो बाबू कह सकते हैं कि जब आपस में सब सटा है तो इसका अंतराण्विक बल कैसा होगा? प्रबल होगा, स्ट्रांग होगा। तो हम इसका एक और डिफिनेशन बना सकते हैं, वैसा पदार्थ जिसका अंतराण्विक बल प्रबल होता है। क्या होता है? प्रबल होता है, स्ट्रांग होता है। क्या कहलाता है? ठोस कहलाता है। तो एक छोटा सा परिभाषा आपको याद करके रख लेना है ताकि आपको भविष्य में कभी भी दिक्कत ना हो। अब यहां पर हम छोटा सा इसका गुण समझते हैं, यानी ठोस का गुण। कि ठोस का गुण क्या है, यानी प्रॉपर्टी देख लेते हैं सॉलिड का। तो यहां पर आप सभी जानते हैं, लेकिन फिर से हम छोटा सा यहां पर बता देना चाहते हैं। सबसे पहला इसके पास जो नेचर है, इसका जो प्रॉपर्टीज है वो क्या कहता है? वो कहता है कि इसका आकार और आयतन बिल्कुल निश्चित होता है।
पहला पॉइंट, इसका आकार और आयतन बिल्कुल निश्चित होता है। दूसरा पॉइंट की अगर बात करें बाबू, तो जब इसका आकार और आयतन निश्चित होगा तो यहाँ पर दो बात है कि अंतरान्विक दूरी नगण्य होता है और अंतरान्विक बल प्रबल होता है। तो सेकंड पॉइंट ये भी बन जाएगा, इसका अंतरान्विक स्थान नगण्य होता है। सेकंड पॉइंट क्या बनेगा बाबू, इसका अंतरान्विक स्थान नगण्य होता है। अगर थर्ड पॉइंट की बात करें तो जब इसका अंतरान्विक स्थान नगण्य होता है तो अंतरान्विक बल क्या होता है, प्रबल होता है। तो अगला पॉइंट कह सकते हैं कि इसका अंतरान्विक बल क्या होता है, प्रबल होता है। अरे बाबू, जब इसके बीच में अंतरान्विक दूरी नगण्य है और अंतरान्विक बल प्रबल है तो एकदम कंफर्म है कि हमको सामान्य ताप और दाब पर इसमें कोई भी परिवर्तन आने वाला नहीं है, यानी ये क्या होता होगा, ये होता होगा कठोर। तो अगला हम पॉइंट बना सकते हैं बाबू कि यह कठोर होता है। क्या होता है, कठोर होता है। अगर हम अगले पॉइंट की बात करें, जब ये कठोर है तो कन्फर्म है कि संपीड्यता नहीं दिखाएगा, यानी यह असंपीड्य होगा। तो अगला पॉइंट ये भी बनाएंगे कि यह असंपीड्य होता है। और जब असंपीड्य होगा तो बाबू दृढ़ भी होगा। तो अगला पॉइंट हम ये भी बना सकते हैं कि यह दृढ़ होता है। अब इसके बाद हम एक और बात देखेंगे कि जब ये कठोर होगा, जब ये अस्पिंडीय होगा, जब ये दृढ़ होगा तो कन्फर्म है बाबू कि इसको पिघलाने में, इसको उबालने में हमको अधिक ताप की आवश्यकता होगा। तो हम अगला पॉइंट ये भी बना सकते हैं कि इसका द्रवनांक तथा क्वथनांक, या इसका द्रवनांक तथा क्वथनांक क्या होगा, ऊंच होगा। इसका द्रवनांक तथा क्वथनांक क्या होगा, ऊंच होगा। यानी अधिक ताप पर वो उबलना शुरू होगा या अधिक ताप पर वो पिघलना शुरू होगा। जब वो कठोर है तो कन्फर्म है कि सब पदार्थ से, सब अवस्था से उसमें ज्यादा हमको टेम्परेचर की आवश्यकता होगा, यानी इसका द्रवनांक तथा क्वथनांक क्या होगा, ऊंच होगा। अब एक और बात, जब बाबू इस सॉलिड है, ठोस है, कठोर है, तो क्या इस सामान्य रूप से बहेगा, नहीं बहेगा। यानी अगला पॉइंट हम ये भी बना सकते हैं कि इसमें बहाव की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है या बहता होता नहीं है। अब हम ये भी कह सकते हैं कि जब ये कठोर है, जब असंपीड्य है, जब ये दृढ़ है, तो सामान्य ताप और दाब पर इसमें कोई परिवर्तन आएगा ही नहीं। तो अगला पॉइंट हम ये भी बना देंगे। ये तो ऊपर लिखा ही है, इसको बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर बनाना चाहें तो मैं भी बना सकते हैं कि इसे सामान्य ताप और दाब पर इसमें परिवर्तन नहीं होता है। यानी कह सकते हैं कि सामान्य ताप और दाब पर इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता। तो ये सब ठोस का गुण था। अब हमको यहाँ पर इस बात को समझना है कि ठोस का ये सब गुण है, तो ठोस कितने प्रकार के होते हैं और किस आधार पे होते हैं। तो बाबू ठोस में बहुत सारे कण होते हैं और वो जो कण होते हैं ना, वो कण नियमित रूप से सजे होते हैं। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, कहेंगे कि जब कोई ठोस का अवयवी कण नियमित रूप से सजा होता है तो उसका एक अलग स्वरूप होता है, उसका एक अलग रूप होता है। अब इसी आधार पे हम लोग ठोस को बांटेंगे। तो बाबू हम इसके बनावट के आधार पर, हम इसके कणों के व्यवस्था के आधार पर, हम कहेंगे कि इसके ज्यामितीय आधार पर, हम कहेंगे कि इसके त्रिविमीय आधार पर जो हमारा ठोस है वो कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार के। एक किस आधार पर, कणों के व्यवस्था के आधार पर। तो हमारा ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर देखने वाला है कि कणों के व्यवस्था के आधार पर अवयवी कणों के व्यवस्था के आधार पर ठोस के प्रकार के बाबू, ठोस होता है दो प्रकार का। ठीक है, समझ में आ रहा है। यानी अवयवी कणों, यानी उसके कणों के व्यवस्था के आधार पर जो हमारा ठोस होता है वो कितने प्रकार का होता है बाबू, वो होता है दो प्रकार का। अब ये दो प्रकार का कौन कौन है, तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि सॉलिड जो हमको दिख रहा है एक कितने प्रकार के होते हैं कणों के व्यवस्था के आधार पर। तो ये होते हैं बाबू दो प्रकार के। कौन कौन, तो पहला बाबू क्रिस्टलीय ठोस बहुत इंपॉर्टेंट है और हमको आसानी से समझ में भी आएगा। इसे हम लोग कहते हैं बाबू क्रिस्टलाइन
क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। और सेकंड हमारा है अक्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस को हम लोग कहते हैं नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड, या इसी को हम लोग कहते हैं बाबू अमॉर्फस सॉलिड, अमॉर्फस सॉलिड, ठीक है। नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड या अमॉर्फस सॉलिड। अब हमको यहाँ पर दो बात समझना है। ठोस के बारे में हमने देख लिया, अब हमको देखना है कि क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस क्या है। एक किसके आधार पर, तो कणों के बनावट के आधार पर, कणों के व्यवस्था के आधार पर। तो हम लोग देखेंगे या कह सकते हैं कि ज्यामितीय आधार पर, कणों के ज्यामितीय व्यवस्था के आधार पर ठोस के प्रकार के, तो दो प्रकार के। कौन कौन बाबू, तो पहला क्रिस्टलीय ठोस, दूसरा अक्रिस्टलीय ठोस। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं, ठीक है। क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं, तो बहुत ही सिंपल सा इसका डिफिनेशन है और आसानी से आप इसको बना सकते हैं। क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं, तो ध्यान से सुनना, क्रिस्टलाइन सॉलिड किसे कहते हैं, तो वैसा ठोस जिसके अवयवी कण, ध्यान से सुनना बाबू समझ में आएगा, वैसा ठोस जिसके अवयवी कण नियमित रूप से सजे होते हैं। ध्यान से सुनना, फिर से बोल रहे हैं, वैसा ठोस जिसके अवयवी कण नियमित रूप से सजे होते हैं तथा निश्चित ज्यामितीय आकार प्रदर्शित करते हैं। एक बार फिर से बोल रहे हैं, वैसा ठोस जिसके कण या जिसके अवयवी कण या जिसके घटक। अब वो अवयवी कण क्या क्या हो सकते हैं बाबू, वो अणु हो सकते हैं, वो परमाणु हो सकते हैं, या वो आयन हो सकते हैं, ठीक है। एक कुछ भी हो सकता है, एक घटक है, क्या है, कण है। तो हम कह सकते हैं कि वैसा ठोस जिसके अवयवी कण या उसके घटक नियमित रूप से सजे होते हैं तथा एक निश्चित ज्यामितीय आकार प्रदर्शित करते हैं या दर्शाते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं क्रिस्टलीय ठोस। अब जैसे में हम लोग देखें बाबू, तो ग्रेफाइट, जैसे में हम लोग देखें तो चीनी, जैसे में हम लोग देखें तो हीरा, जैसे हम लोग देखें तो लवण, सभी लवण NaCl, दैट एग्जाम्पल NaCl, KCl, ... etc। ये सभी के सभी क्या है बाबू, क्रिस्टलीय ठोस है। अब हम इसको क्रिस्टलीय ठोस क्यों कहेंगे, क्योंकि ये सभी जो आपको पदार्थ दिख रहा है, ये सभी जो आपको ठोस दिख रहा है, इसका एक निश्चित ज्यामितीय आकार प्रदर्शित होता है, ठीक है ना। यानी आप एक छोटा सा एग्जांपल समझिए, आप एक चीनी का टुकड़ा लीजिए, या चीनी का जब हम बड़ा टुकड़ा देखते हैं तो मिश्री का रूप होता है। जब हम उस मिश्री को देखते हैं तो उसमें आप देखिएगा एक ज्यामितीय आकार दिखेगा, यानी उसका जो कटिंग होगा एक ज्यामितीय होगा। जब हम उसको तोड़ेंगे तो उसका जो छोटा कण होगा ना, छोटा कण भी आपको उसी के जैसा दिखेगा जैसा वो आपको बड़ा में दिख रहा था। यानी इसको हम कितना भी परिवर्तित कर दें, लेकिन इसमें कोई भी परिवर्तित नहीं होने वाला, इसमें एक निश्चित ज्यामितीय आकार दिखेगा ही दिखेगा। और इसके कण नियमित रूप से सजे होते हैं, जिसके कारण ये मजबूत भी होते हैं। तो हम कह सकते हैं बाबू कि इसके कण नियमित रूप से सजे होते हैं और निश्चित ज्यामितीय आकार प्रदर्शित करते हैं। वो क्या होते हैं बाबू, वो होते हैं क्रिस्टलीय ठोस। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं अक्रिस्टलीय ठोस पर। अक्रिस्टलीय ठोस क्या है, तो बिल्कुल इसका उल्टा होगा। यानी कहने का मतलब, इसका उल्टा करने का मतलब क्या, कि ना ही ये नियमित रूप में सजे होंगे और ना ही निश्चित ज्यामितीय आकार प्रदर्शित करेंगे। तो सिंपल से इसका डिफिनेशन सुन लीजिए, वैसा ठोस जिसके अवयवी कण ना तो नियमित सजे होते हैं और ना ही निश्चित ज्यामितीय आकार प्रदर्शित करते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस यानी नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड या अमॉर्फस सॉलिड कहलाता है। फिर से सुन लीजिए, वैसा ठोस जिसके अवयवी कण ना तो नियमित रूप से सजे होते हैं और ना ही निश्चित ज्यामितीय आकार प्रदर्शित करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। अगर जैसे एग्जाम्पल देखें बाबू, तो एग्जाम्पल रबर,
प्लास्टिक, प्लास्टिक, शीशा, शीशा, ठीक है, सभी ऊंच ऊंच भार वाले पॉलीमर, वाले पॉलीमर, स्टार्च, स्टार्च, डॉट 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 ETC। अब ये सब को क्यों कहा गया कि ये सब अक्रिस्टलीय ठोस है? क्योंकि इसके कण नियमित रूप से सजे नहीं होते, इसके कण नियमित रूप से नहीं सजे होते हैं और ना ही निश्चित ज्यामितीय आकार दिखते हैं। क्यों, ऐसा क्यों? आप यहां पर छोटा सा एग्जांपल से समझिए। अगर आपके पास एक कांच का टुकड़ा है यानी ग्लास है, चलो मान लेते हैं कोई ग्लास है आपके पास, अगर उस ग्लास को देखते हैं तो आपको एक अलग शेप में दिखता है, लेकिन गलती से वो ग्लास को आप फोड़ देते हैं तो उसमें कोई निश्चित आकृति नहीं बनता है, उसमें कोई निश्चित शेप नहीं बनता है, उसका कोई निश्चित रूप प्रदर्शित नहीं होता है। उसमें अलग अलग तरह के, कोई छोटा भी, कोई चौड़ा भी, कोई कैसे भी, यानी किसी भी तरह से वो टूट सकता है, बिखर सकता है, यानी इसमें किसी भी तरह का निश्चित ज्यामितीय आकार प्रदर्शित नहीं होता। अगर आप रबर को ही देखिए, रबर आपको दिख रहा है, लेकिन जब आप उसको काटते हैं तो उसमें से बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, बहुत बड़े टुकड़े हो जाते हैं, यानी उसमें कोई भी आपको निश्चित ज्यामितीय आकार देखने को नहीं मिलता। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं बाबू? अक्रिस्टलीय ठोस, और इसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू? क्रिस्टलीय ठोस। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस यहां पर अच्छे से समझ में आया होगा। लेकिन अब हमको देखना है बाबू क्रिस्टलीय ठोस के कुछ गुण और अक्रिस्टलीय ठोस के कुछ गुण।